जय हिंद। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल देव जोशी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल देव जोशी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना लंबी समय लिए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल किस तरह से निकाला जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक समीकरण है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर का 0। इस द्विघात समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आइए उनके बेसिक चीजों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो यहाँ पर समझते हैं। इस समीकरण को समझने से पहले द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए बी सी ये तीनों चीज कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, तीनों भी कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, और अगर बी का बात किया जाए तो बी हमारा एक्स का गुणांक है, और सी तो सी है। सी पूर्ण रूप से अचर संख्याएं लिखा जाता है। मतलब द्विघात समीकरण का सबसे लास्ट वाला जो पद होता है वो हमारा सी होता है, जो पूर्ण रूप से अचर संख्या होता है। तो हमें मेनली बात करना है ए और बी पर। तो ए और बी है क्या, तो ए जो हमारा है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और जो बी हमारा है वो एक्स का गुणांक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ए का बात करें इस समीकरण में, तो ए का बात अगर किया जाए तो ए जो होता है वो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर की गुना में जो संख्या लिखा हुआ है वो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो चलिए इस समीकरण में सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर के गुना में यहाँ पर पीछे में कोई भी संख्या नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई भी संख्या नहीं है तो किसी भी संख्या गुणांक में एक रहता है। अगर कोई भी संख्या नहीं है तो उसके गुणांक में एक हर हमेशा रहता है। तो हमारा इस द्विघात समीकरण में अगर ए का बात करें तो ए हमारा हो गया 1। उसके बाद अगर हम बी का बात करें तो बी होता क्या है, तो बी एक्स का गुणांक होता है। तो बी एक्स का गुणांक होता है तो बी हमारे पास क्या है, एक्स के गुना में हमारे पास जो संख्या अवेलेबल है वो संख्या हमारा है -3। वो संख्या क्या है, -3। जब भी हम ए बी सी जब भी लिखे तब हमें एक चीजों का याद रखना पड़ेगा हर हमेशा, क्या कि अगर हम ए लिख रहे हैं तो हर हमेशा उसको हमें चिन्हों के साथ लिखना पड़ेगा। अगर बी लिख रहे हैं तो उसको हर हमेशा चिन्ह के साथ लिखेंगे कि आखिर उसका प्रॉपर चिन्ह है क्या। तो उसके बाद अगर हम सी का बात कर ले तो सी द्विघात समीकरण का सबसे लास्ट वाला पद होता है। तो हमारा जो सी है वो सी हमारा हो गया -10। अब इन तीनों चीजों पर बात हो गया, तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, आइए उस पर बात करते हैं। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, करना यह है कि हमें ए और सी का गुना करना होता है। सबसे पहले पहला काम हम लोगों का ये हुआ गुणनखंड विधि से बनाने का कि सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमको ए और सी का गुणनफल ज्ञात करना होगा। ए और सी का गुणनफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो हमें ए और सी का गुणनफल निकालना है। ए और सी का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर अगर ए का बात किया जाए तो ए यहाँ पर 1 है, और अगर सी का बात किया जाए तो सी हमारे पास यहाँ पर 10 है। तो हमारा जो गुणनफल हुआ वो हमारा 10 हो गया।
हमारा जो गुणनफल हुआ वो हमारा 10 हो चुका है। अब जब हम गुणनफल निकाल दिए तो इसके बाद हमको करना क्या होगा, आइए उस पर बात करते हैं। तो दूसरे कंडीशन में हमें करना क्या है, जो गुणनफल हमारे पास आया है, यानी कि ए और सी का जब हम गुना किए और गुना करने पर जो हमारे पास गुणनफल उपलब्ध हुआ है, उन गुणनफल को हमें दो भाग में ऐसे तोड़ना है, दो भाग में ऐसे तोड़ना है ताकि उन दोनों भागों को गुना करने पर हमें ये 10 हो जाए और उन्हीं दोनों भागों को हमें जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें -3 आ जाए। ऐसे दो भाग में तोड़ना है गुणनफल को। समझ में आ गया आप लोगों को क्या चीज? तो ए और सी का जो हमारे पास गुणनफल अवेलेबल होगा, यानी कि ए और सी को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास जो गुणनफल अवेलेबल होगा, उन गुणनफल को हमें दो भागों में तोड़ना है, यानी कि दो संख्या बनाना है गुणनफल को, ताकि उन दोनों को आपस में जब हम गुना करें तो वो हमारा 10 हो जाए। और जब उन दोनों संख्याओं का आपस में हम जोड़ें या फिर दोनों संख्याओं का आपस में हम घटाएं तो वो संख्या हमारा माइनस का यहाँ पर 3 होना चाहिए। अगर स्पष्टीकरण रूप में अगर कहा जाए तो गुना करने पर हमें लास्ट वाला संख्या आना चाहिए और जोड़कर या घटाकर हमें बीच वाला संख्या को लाना है। यही तो नियम है। ये अगर आप समझ गए तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना आसान हो जाएगा। तो चलिए दो भाग में इसको तोड़ते हैं और देखते हैं हमारा जो दो भाग है वो कौन सा आता है। तो चलिए तोड़ने के लिए हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे दो भाग हमारे पास कौन सा आता है। तो चलिए हम दूसरे इसमें भाग लगाते हैं। तो हमारे पास आया ये 5 बार में कट के बचा। तो हमारे पास अभी दो संख्या अवेलेबल है, एक 2 और एक 5। एक संख्या 2 है और एक संख्या हमारा 5 है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अब हमारे पास एक संख्या 2 आ गया, एक संख्या हमारे पास 5 आ गया। इन दोनों संख्याओं को जब हम आपस में गुना करेंगे तो दोनों संख्याओं को गुना करने पर हमारे पास जो संख्या बन के आएगा वो हमारा 10 हो जाएगा। इससे पहले भी हम यही बताए हैं कि इस 10 को यानी कि ए और सी के गुणनफल को दो ऐसे भागों में तोड़ना है ताकि उन दोनों का गुना होने पर हमारे पास गुणनफल जितना था उतना आ जाना चाहिए। और इन्हीं दोनों संख्याओं को या तो हम जोड़ें तब जाके बीच वाला पद पुरना चाहिए, या फिर इनको हम घटा दें तब जाके बीच वाला पद पुरना चाहिए। तो यही दो संख्या हमको चाहिए। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, दोनों को गुना करने पर तो हमें 10 आ रहा है। क्या इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमारे पास 7 आ रहा है? क्या हमारे संख्या बीच में 7 है? नहीं, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो संभव नहीं है। इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो क्या 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी कि बीच यानी कि ये वाला संख्या हमको आ रहा है। यानी कि इन दोनों संख्याओं को हम लोग घटा देंगे तो हमारा बीच वाला संख्या मिल जाएगा। दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे तो हमारा लास्ट वाला संख्या मिल जाएगा। बस हो गया, दो संख्या हमको प्राप्त हो गया, 2 और 5, 2 और 5। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है। अब यहाँ पर जब हम इसको गुना किए, ए और सी का जब हम लोगों ने गुना किए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब ए और सी का गुना किए तो हुआ क्या। ए और सी का गुना किए, ए हमारा 1 था प्लस में, सी हमारा 10 था माइनस में। गुना किए तो माइनस का 10 आया था, गुना किए तो माइनस का 10 आया था। अब माइनस का 10 है, इन दोनों को गुना करने पर माइनस में भी 10 चाहिए, माइनस में 10 चाहिए और जोड़कर या घटाकर माइनस में 3 चाहिए। तो एक को रखेंगे हम लोग माइनस में, एक को रखेंगे हम लोग प्लस में, तब जाके ये घटेगा। तब प्लस में से -5 में से +2 को जब हम घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस और माइनस गुना होके माइनस हो जाएगा और 5 दूनी 10 माइनस में हो जाएगा। हमारा ये दो संख्या बनके तैयार है। तो चलिए इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिखते हैं और समझते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। तो हमारे पास दो संख्या आ गया है, ये जैसे है वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या चीज यहाँ पे लिखेंगे, या x²। एक संख्या यहाँ पर है तो इसको लिख देंगे प्लस में 2 और x अपने मन से यहाँ पे बैठा देंगे। अब x क्यों बैठाते हैं वो भी आप लोगों को हम अभी समझाएंगे, अब भी समझाने वाले हैं। तो चलिए उसके बाद हमारा एक संख्या 5 है, वो भी माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 और -10 बराबर का 0। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास जो संख्या आया था 2 और 5, हम उसमें x क्यों लगाएं, x क्यों लगाएं। तो यहाँ पर समझने वाली बातें हैं कि जब हम लोग a और c का गुना किए, तो a के रूप में हमारा क्या था 1x² और c के रूप में हमारा क्या था -10। जैसे इसको गुना किए -10x² हो गया, -10x² हो गया। जब इसको हम लोग तोड़े तो 2 और 5 आया, 2 में एक x चला गया, 5 में एक x चला गया, जिसके कारण हम यहाँ पर 2 के साथ x लिखे
और 5 के साथ भी x लिखें। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण में 4 पद हो गया, यहाँ से 2 पद और यहाँ से 2 पद, 4 पद हो गया है। अब यहाँ पे और कुछ नहीं करना है साधारण चीजें। क्या? तो इन दोनों में हमको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना, यानी कि दोनों पद में जो संख्या हमको दिखेगा वो संख्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब x गुना x है। अगर 2x लिखा हुआ इसका मतलब 2 गुना x है। क्या x स्क्वायर और 2x में हमें कॉमन क्या संख्या आने वाला है? इसमें 2 गो x है, इसमें 2 और गुना में x है, हमको तो 2 आने वाला नहीं है क्योंकि 2 दोनों पद में नहीं है। तो हमें कॉमन क्या आने वाला है? तो कॉमन आने वाला हमारा 1 गो x, 2 गो x भी नहीं आ सकता है, एक x आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे एक x, और x स्क्वायर में से 1 गो x कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा एक x अवेलेबल है, एक x लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 2x में से एक x हम लोगों ने ले लिया, तो हमारे पास अब जो संख्या बचा हुआ हमारा केवल 2 बचा हुआ है, तो केवल 2 यहाँ पर लिखेंगे और कोष्टक हमारा ये बंद हो गया। अब दूसरी बात है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखें, या फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रखें, कौन सा चिन्ह का प्रयोग करें? तो चलिए इसके लिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना आप लोगों की इस कोष्टक के अंदर चिन्ह क्या है। तो कोष्टक के अंदर चिन्ह हमारा प्लस है, और इस लास्ट वाले पद को देखना है। लास्ट वाले चिन्ह में जो लास्ट वाले पद का जो चिन्ह है वो हमारा माइनस है। अगर इस कोष्टक वाला पद और इस पद का लास्ट वाला का चिन्ह अगर एक जैसा दिखेगा तो हर हमेशा आप लोगों को चिन्ह प्लस लेना होगा। अगर ये कोष्टक का चिन्ह और इस लास्ट वाले पद का चिन्ह अगर एक जैसा दिख गया तो हर हमेशा आप लोगों को चिन्ह यहाँ पर जो लेना है वो प्लस का लेना है। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग हो गया, तो हर हमेशा चिन्ह माइनस लेना है। क्या लेना है? माइनस। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पर हम लोग चिन्ह लेने वाले हैं माइनस। चिन्ह क्या लेने वाले हैं? माइनस। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास अब 2 संख्या इधर बचा है, 2 पद यहाँ पर बचा हुआ 5x और 10, 5x और 10। अगर इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन लें तो कॉमन क्या ले सकते हैं? चलिए उस पर बात करते हैं। अगर यहाँ पे 5x लिखा हुआ, 5x का मतलब हुआ हमारा 5 गुने का x, और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10 का मतलब हुआ 2 गुने का 5। 10 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ डालेंगे तो हमारे पास जो गुणनखंड बचेगा 10 का वो 2 गुना 5 आने वाला है। तो दोनों में देखिए कि कॉमन क्या आने वाला है। क्या x कॉमन आएगा? नहीं आ सकता है। 2 कॉमन आएगा? नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ 10 में है, इस 5x में 2 नहीं है, 2 कॉमन आने वाला नहीं है। तो कॉमन आएगा क्या? तो 5 आने वाला है कॉमन। तो हम लोग यहाँ पे 5 ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास यहाँ 5 कॉमन आ गया। 5 इसमें से कॉमन ले लिए, 5 इसमें से कॉमन ले तो हमारे पास संख्या बचा x, तो यहाँ पे लिखे x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो चिन्ह हमारा माइनस है, यहाँ पर चिन्ह माइनस है। अब इसके अनुसार यहाँ पर चिन्ह आप लोगों को रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह ले कि इस चिन्ह और इस चिन्ह का गुना होकर यहाँ पर माइनस हो जाए। अगर यहाँ पर हम लोग माइनस लेते हैं तो माइनस और यहाँ पे माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? हम लोग चिन्ह यहाँ पर प्लस लेने वाले हैं, क्योंकि प्लस और माइनस का गुना होके तब जाके हमारा ये माइनस होने वाला है। तो चलिए प्लस चिन्ह ले लिए। अब हमारे पास यहाँ पर 10 में अगर हम 5 कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास शेष संख्या बचा है 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2। कोष्टक बंद, बराबर में 0 है तो बराबर का 0 हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों में हमको कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में क्या है? x + 2, x + 2 दोनों में एक जैसा है, तो x + का 2 हमारा इसमें कॉमन हो गया। x + का 2 इधर ले लिए तो इधर बचा क्या? तो हमारा x, और इधर माइनस का 5 बराबर का 0, बराबर का 0। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर अब हमारे पास 2 संख्या है। एक संख्या हमारा x + का 2 है और दूसरा संख्या हमारा x - का 5 है। इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है। अगर किसी 2 संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब उन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो गुणा का चिन्ह है तो आखिर यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर 2 संख्याएं x + 2 और x - 5, इन दोनों संख्याओं के बीच में हो रहा है गुणा, और गुणा होकर ये दोनों संख्या हो रहा है 0।
ऐसा कब होता है? दो संख्याओं को जब हम गुना करते हैं तो वो जीरो कब होगा? दो संख्याओं को जब हम गुना करेंगे तो वो जीरो कब हो सकता है? आइए उस पर बात करते हैं। तो दो संख्याओं को गुना करने पर जीरो कब हो सकता है? तो क्या हम 1 और 2 लें, गुना करेंगे तो जीरो होगा? नहीं हो सकता है। कब जीरो होगा? जब हम एक संख्या ले कोई भी और एक संख्या हमारा जीरो हो, तब जाके वो हमारा उसका गुणनफल जीरो होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीरो होने के लिए संख्या में जीरो से गुना करना पड़ता है, तब जाके वो संख्या जीरो होता है। या फिर जीरो और जीरो दोनों संख्याओं जीरो हो सकता है, तब जाके उसका गुणनफल जीरो होगा। यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणना होके जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक संख्या जीरो है तब जाके गुना होके जीरो हो रहा है, या फिर दोनों का दोनों संख्या जीरो है तब जाके गुना होके जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे कि यदि ये वाला संख्या जीरो होता, ये वाला संख्या जीरो होता तो x का मान क्या होता, और यदि ये वाला संख्या जीरो होता तो x का मान क्या होता। तो लोग हम यहाँ पे लिखते हैं यदि x प्लस का 2 बराबर जीरो तो x बराबर प्लस का 2 बराबर के बाईं तरफ, इसको बराबर के दाईं तरफ भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए x का मान यहाँ पर निकल गया है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर जीरो तो x का मान क्या होगा। तो x बराबर इधर माइनस का 5 बराबर के दाईं तरफ, बाईं तरफ है, इसको बराबर के दाईं तरफ भेजेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास x का 2 मान निकला है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, अगर ये द्विघात समीकरण है तो 2 मान निकलवे करेगा। x का 1 मान निकला माइनस का 2 और x का 1 मान निकला प्लस का 2, और यही हमारा इस द्विघात समीकरण का मूल है। और ये रहा हमारा गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।